तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। ये तो सबसे इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए मालूम है? 4 डेफिनेशन आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीजन रिमूव होता है ना? ला बोलो ला, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ला ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। रिडक्शन में उससे उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन गेन हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। तो ये हमारा कौन से वाला हो गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑलवेज एनोड होता है, जो रिडक्शन करता है वो ऑलवेज कैथोड होता है। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में नहीं दिया है वो आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड मुझे पता होना चाहिए। इसी से मैं आपके चैप्टर की शुरुआत करता हूं। ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है। तो 3 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, तीसरा होता है गैसियस इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे कि समझो अभी आप पढ़ाई करने बैठे हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, टीचर जो आपको पढ़ाता है वो आप समझते हो, उसको एब्जॉर्ब करते हो, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाता हूँ, तो आप एक्टिव हो। और अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, तो सुनते हो बट आप उसको दिमाग में नहीं डालते हो ना, तो आप नॉन एक्टिव हो। बट जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि सर ने हमें पढ़ाया, हमने पढ़ाई नहीं की, हम इनएक्टिव हो गए। बराबर है, सर ने हमें पढ़ाई करवाई, हमने पढ़ाई की, हम एक्टिव है नहीं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड occurs participate in oxidation otherwise reduction reaction। जब वो खुद से पार्टिसिपेट करता है तो एक्टिव हो जाता है। तो जो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं ना, सिल्वर, कॉपर, जिंक, वो सब इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक्टिव में आते हैं। Atoms of electrode do not participate in oxidation and reduction reaction, but on the surface of electrode, other substance oxidize otherwise reduce। तो ये हो जाता है इनर्ट। इनर्ट का मतलब उसके सरफेस पे दूसरा आके रिएक्शन करके चला जाता है। जब आप खुद से रिएक्शन करते हो तो आप एक्टिव हो, जब दूसरा कोई आके रिएक्शन कर जाता है तो आप एक्टिव नहीं हो, बट आपका सरफेस था, उसको हमने इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया है, तो उसका मतलब एक्टिव नॉन एक्टिव में पता चल गया। एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड occurs participate in oxidation otherwise reduction reaction। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, all metal electrode are active electrode। Atoms of electrode do not participate in oxidation otherwise reduction reaction, but on the surface of electrode oxidation otherwise reduction other substance का पॉसिबल है। तो यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में क्या आएगा? प्लेटिनियम एंड ग्रेफाइट। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें प्लेटिनियम और ग्रेफाइट के सरफेस पे अदर ने आके या तो ऑक्सीडेशन किया होगा या तो रिडक्शन किया होगा। फिर गैसियस इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड सिमिलर टू इनर्ट इलेक्ट्रोड, बट गैस पास ऑन प्लेटिनियम अदरवाइज ग्रेफाइट। अगर मैंने डाइहाइड्रोजन गैस प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे पास कर दिया
तो ये मेरा गैसियस इलेक्ट्रोड हो गया। मेटल वाला होगा तो एक्टिव, प्लेटिनियम अदरवाइज ग्रेफाइट होगा तो इनएक्टिव अदरवाइज नॉन एक्टिव वाला आ जाएगा। और अगर किसी गैस को हम पास करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा गैसियस इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा बेटा? गैसियस। अब इतना मुझे पता चल जाए ना, तो सबसे पहले वाला थियरी गैल्वेनिक सेल आपको ऐसे ही आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले ये मुझे सिर्फ MCQ में यूज होगा, थियरी के फॉर्म में कम यूज होता है। पूरा मैं आपको कैसे लिखना है वो समझा देता हूँ। बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे कौन सी चीज़ MCQ में यूज होगी वो भी मैं आपको साथ में बताता जाऊँगा। तो गैल्वेनिक सेल का प्रिंसिपल आएगा केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ उसी से पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दूंगा। 5 मिनट आपको ध्यान लगा के सुनना है, अपने आप थियरी क्लियर हो जाएगा। के फिक्स इन वेसल ए, टेक a zinc plate, react as an anode, dip into 1 molar ZnSO4 aqueous solution. In vessel B, take a copper plate, react as a cathode, dip into 1 molar copper sulfate aqueous solution. Both plate connect with each other by galvanometer G. Both solution connect with each other by U-shaped glass tube. It is non-salt bridge. It is non-salt bridge. NH4NO3, otherwise KCl, otherwise KNO3, aqueous solution fill into it. Both sides close it by glass wall. इसको मुझे क्लोज कर देना है ग्लास वॉल से। तो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसी को मुझे लिख देना है, थियरी अपने आप खत्म हो जाती है। तो फिर से एक बार प्रिंसिपल है केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन वेसल है जिंक प्लेट रिएक्ट एज एनोड डीप इनटू 1 मोलर ZnSO4 aqueous solution. In vessel B, copper plate react as cathode dip into 1 molar copper sulfate aqueous solution. Both plate connect with each other by galvanometer G. Both solution connect with each other by U-shaped glass tube. It is non-salt bridge. NH4NO3, otherwise KCl, otherwise KNO3 aqueous solution fill into it and both sides close it by glass wall. अब मैंने ये सेल रेडी कर दिया। रेडी करने से थोड़ा काम होता है, मुझे तो इसको ख़त्म करना है। तो अब मैं इसके पास में रिएक्शन करवाता हूँ। तो आपने लिखा है बेटा जिंक प्लेट रिएक्ट एज एनोड, जिंक प्लेट रिएक्ट एज एनोड। तो ये मेरा एनोड का रिएक्शन आ गया, Zn सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस रिमूव इन द एक्वायस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एनोड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर सर्किट एनोड टू कैथोड, CO2 plus present in the solution reduce on cathode electrode convert into CO solid. ये इलेक्ट्रॉन जैसे एनोड से कैथोड की ओर जाएगा ना, यहाँ सॉल्यूशन में जो CO2 प्लस प्रेजेंट था वो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कन्वर्ट इनटू CO सॉलिड। आफ्टर सम टाइम वेट ऑफ जिंक प्लेट डिक्रीज, ये मुझे MCQ में यूज हो सकता है। वेट ऑफ कॉपर प्लेट इंक्रीज, जिंक वाले का डिक्रीज होता जाएगा, कॉपर वाले का इंक्रीज होता जाएगा। जब टोटल करोगे तो सेल रिएक्शन आ जाएगा।
Zn solid CO2 plus aqueous, it gives Zn2 plus aqueous plus CO solid. अब यहाँ पे हुआ क्या? आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज, इन रिडक्शन हाफ सेल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इंक्रीज, सेल रिएक्शन विल बी स्टॉप आफ्टर सम टाइम. अगर मुझे इसको कंटिन्यू करना है तो ना ही पॉजिटिव इंक्रीज होना चाहिए ना ही नेगेटिव इंक्रीज होना चाहिए. उसीलिए तो हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया है. तो रिडक्शन हाफ सेल नेगेटिव आयन पास थ्रू सॉल्ट ब्रिज बाय रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल. लड़की शादी करके डोली में बैठ के लड़के के घर पे जाती है तो नेगेटिव आयन जो सॉल्ट ब्रिज में था ना, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन था वो रिडक्शन हाफ सेल के नेगेटिव आयन को कहाँ पे ले जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में. अगर मुझे किसी ने एमसीक्यू पूछा कि जिंक के प्लेट का वेट तो डिक्रीज हो जाता है, कॉपर के प्लेट का वेट तो इंक्रीज हो जाता है, एनोड पे क्या हुआ तो Zn ने ऑक्सीडेशन किया, कैथोड पे क्या हुआ तो CO ने रिडक्शन किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया तो आउटर सर्किट जिंक टू कॉपर, अदरवाइज एनोड टू कैथोड. आयन कहाँ पे गया? रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल. बट अगर मुझे उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज, CO2 प्लस कन्वर्ट इनटू CO. यहाँ पे आपने एनोड पे नेगेटिव लिया है, कैथोड पे पॉजिटिव लिया है, तो ये हमारा हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड आता है, राइट हैंड साइड पे कैथोड आता है. तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल लिखो तो क्या होता है? टू हाफ सेल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म सेल, एनोड इलेक्ट्रोड ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, cathode electrode always right hand side. If two half cell combine with each other by using of a salt bridge, तो डबल लाइन बिटवीन देम. और अगर सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते हो तो सिंगल लाइन आएगा. उसी में मैं आगे आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज इन मोल बाय लीटर यूनिट. इसके नीचे मुझे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है जो मोलारिटी यूनिट में लिखते हैं, बट प्रेशर ऑफ गैस ऑलवेज इन बार यूनिट. प्रेशर मुझे लेना है बार यूनिट में. अब मुझे दूसरे वाले थियरी क्या पढ़नी है? तो ये भी एकदम इजी थियरी बेटा. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल. चलो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का यूज हम क्यों करते हैं? तो ये रेफरेंस सेल में यूज होता है. रेफरेंस सेल का मतलब क्या होता है? अगर किसी इलेक्ट्रोड को खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अदरवाइज रिसीविंग कैपेसिटी मेजर करना है तो हम किसके रेफरेंस में मेजर कर सकते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल. तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल एज अ रेफरेंस सेल. In the presence of standard hydrogen half cell, other electron receiving capacity, otherwise electron donating capacity measure. एकदम सिंपल है. In one vessel, take 1 molar H plus aqueous solution. One side close glass tube put into it. Platinum wire, end of the platinum wire put platinum black coated platinum plate. Coated platinum plate, end of the platinum wire. उसके नियर बाय मुझे क्या करना है? थर्मोमीटर ऐड करना है. एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, डाई हाइड्रोजन गैस पास इनटू इट. जब आप इसका यूज करोगे
connect by wire if hydrogen half cell react as anode, तो convert into H plus ion. If hydrogen half cell react as cathode, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाता है H2 में। तो एनोड जैसा रिएक्ट करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन, तो H2 कन्वर्ट इनटू H++ इलेक्ट्रॉन। कैथोड जैसा रिएक्शन देता है तो H++ कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 H2 में। जब ये कैथोड जैसा रिएक्शन देता है ना तो यहाँ से बबल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बबल्स। Standard hydrogen half cell react as anode and cathode both, but potential of standard hydrogen half cell 0.01। ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज किया है, इसका पोटेंशियल तो ऑलरेडी 0.0 वोल्ट ही है। अदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी मेजर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, it is known as oxidation potential, but other electron receiving capacity measure in the presence of hydrogen half cell, it is known as reduction potential. Value of oxidation and reduction potential are same but sign different हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करता है, रिमूव करता है, और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो दोनों प्रोसीजर ही रिवर्स हो गया। तो उसका मतलब तो ये हो गया ना बेटा कि वैल्यू सेम होगा बट साइन डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन डिफरेंट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल हो गया। इसके बाद में ये मुझे थियरी में यूज हो जाता है। एग्जाम्पल कैलकुलेट इससे हम कर सकते हैं। क्या? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। चलो, अगर मुझे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मेजर करना है तो ई माइनस सेल, उसका फॉर्मूला क्या था? तो आप लेते हो राइट माइनस लेफ्ट। रियल में इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इट मीन्स 2 हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस अदरवाइज रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना वो रिडक्शन का डिफरेंस है। मतलब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू हमें दिया होगा वो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया होगा। तो रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे ज़्यादा होता है, और जब मैं ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो सबको पता है ऑक्सीडेशन ज़्यादा कहाँ पे होता है बेटा? एनोड पे होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनोड माइनस कैथोड। अगर मुझे वैल्यू दिया है मुझे पुट कर देना है राइट माइनस लेफ्ट, तो ई माइनस सेल मिल जाएगा। अब इसके बाद में नॉन सिक्वेशन। चलो, नॉन सिक्वेशन। तो नॉन सिक्वेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों के बीच का रिलेशन है नॉन सिक्वेशन। नॉन सिक्वेशन ई सेल, ई माइनस सेल 2.30, पहले मैं लिखता हूँ RT/NF, यहाँ पे लिखता हूँ Ln। Ln को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2.303 RT/NF log एनोड बाई कैथोड। कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में होता है, मतलब मुझे स्क्वायर वाला ही लिखना है। बाई एन लॉग हो जाता है एनोड बाय कैथोड। तो ये फॉर्मूला नॉन सिक्वेशन ऑलवेज मुझे यूज होगा एग्जाम्पल के कैलकुलेशन में, ये थियरी में कम यूज होता है। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। यहाँ मुझे लिखना है सेल पोटेंशियल, यहाँ मुझे लिखना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एन का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
यहाँ पे एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। तो नॉन्स इक्वेशन किन दोनों के बीच का रिलेशन है? सेल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले मैंने एल लिखा, फिर लॉग में कन्वर्ट किया, फिर 2.303 RT/F का 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो वैल्यू है 0.059 वो मैंने प्लेस कर दिया। एन का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इससे मुझे जो आपकी बुक में नहीं दिया है बट MCQ में यूज हो सकता है, वो टॉपिक मुझे याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलो, कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन सेम होगा, इलेक्ट्रोड सेम होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस आर डिफरेंट। जैसे कि किसी ने मुझे कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल पूछा, तो मैंने यहाँ पे लिखा Ag कन्वर्ट इनटू Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag। यहाँ पे मुझे C1 C2 लिख देना है। तो सेम इलेक्ट्रोड, सेम सॉल्यूशन, बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, इट इज नॉन कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर मुझे किसी ने कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल पूछा तो मुझे वो देखना है कि Ag हो तो Ag होना चाहिए, CO है तो CO ही होना चाहिए, सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑलवेज 0, क्योंकि मैंने जो कैथोड पे लिया है वही एनोड पे लिया है। तो ई माइनस सेल का मतलब होता है कैथोड माइनस एनोड, तो ये तो ऑलरेडी 0 ही हो गया। तो मुझे ई माइनस सेल ढूंढना नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल देख के ही मुझे पता चलना चाहिए कि ई माइनस सेल का वैल्यू 0 हो गया। तो अगर इसके लिए मुझे नॉन्स इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? ई सेल माइनस 0.059/n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो डायरेक्ट मैं ये वैल्यू प्लेस करके ई सेल ढूंढ सकता हूँ। इसके बाद में आता है इक्विलिब्रियम सेल। चलो, कोई मुझे बताएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस आर कांस्टेंट। चलो, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कांस्टेंट है, तो उसकी जगह पे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले सकता हूँ। अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ है बेटा, तो उसका मतलब इसके लिए हमारे सेल पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये मुझे MCQ में यूज होगा कि इस सेल का वैल्यू 0 कब होता है? जब इक्विलिब्रियम होता है। ई माइनस सेल का मतलब 0 कब होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है तो ई माइनस सेल 0 हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो इस सेल का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। चलो, इसके लिए मुझे नॉन्स इक्वेशन लिखना है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया 0.059/n log Kc। आपको ई माइनस सेल का वैल्यू देंगे, n मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, log Kc मतलब ये वैल्यू पुट करके सामने वाले का एंटी लॉग देख लो, अपने आप खत्म हो गया। क्लियर? चलो, अब इसी में हम आगे जाते हैं। तो मुझे 2 सेल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरी साइड पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो, एक ही मिनट में डिफरेंस मुझे आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड पुट इनटू डिफरेंट वेसल, टू इलेक्ट्रोड पुट इनटू वन वेसल। देखो आप फिगर से पूरा डिफरेंस खत्म कर सकते हो। फिर यहां पे टू सॉल्यूशन कनेक्ट विथ ईच अदर बाय सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ऑन इलेक्ट्रोड एनोड, रिडक्शन ऑन इलेक्ट्रोड कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, बैटरी नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। आफ्टर रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी पास, रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो ये हमारा ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अगर मैं मेरे दिमाग में छोटा सा फिगर ले लेता हूँ तो उससे मेरा ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ एग्जांपल आएगा गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, यहाँ पे आ जाएगा कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला एग्जांपल ले लो, या तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, तो वो हमारा कौन सा सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद में मुझे पढ़ना है फैराडेज लॉ। चलो ये मुझे एमसीक्यू थियरी दोनों में यूज हो सकता है। एमसीक्यू के लिए सबसे अच्छे वाला क्वेश्चन। तो फैराडे ने किसके लिए लॉ दिया, सबसे पहले मुझे वो आना चाहिए। तो अभी आपने बोला कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फैराडे ने टू लॉ दिए। फर्स्ट लॉ में उसने क्या बोला कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to electricity pass through electrolytic cell। मतलब आप जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। हमें पता तो है, जैसे कि फैन के साथ में रेगुलेटर जुड़ा होता है। आपने फैन का स्विच ऑन किया बट रेगुलेटर अगर 0 पे है तो फैन ऑन नहीं होगा। जब आप 1 पे करते हो तो जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उतना वो घूमता है। 2, 3, 4, 5 पे करोगे स्पीड अपने आप बढ़ता जाता है। मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा रूल्स क्या है, फर्स्ट नंबर वाला, प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड नंबर वाला लॉ क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंबाइन विथ ईच अदर इन सीरीज। फिर से एक बार, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंबाइन विथ ईच अदर इन सीरीज, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, product obtained on electrode is directly proportional to the equivalent mass। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिफरेंट ले लिए तो उसमें सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा। जब आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सॉल्यूशन मैंने डिफरेंट फिल किए है, तो उसका मतलब मुझे प्रोडक्ट भी डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। तो दूसरे वाला रूल्स क्या आया, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंबाइन विथ ईच अदर इन सीरीज, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। सपोज ये आपको नहीं पता चला तो यहाँ मैंने फर्स्ट वाले में Ag+ वाला सॉल्यूशन फिल किया।
सेकंड वाले में CO2 प्लस वाला किया, थर्ड वाले में Al3 प्लस वाला किया, तो इसको चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी डिफरेंट पास करना पड़ता है। बट आपने तो अभी बोला कि कनेक्ट विथ ईच अदर इन सीरीज एंड पास सेम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर मैंने सब में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया तो Ag वाला तो मुझे 1 देता ही है, ये जो CO वाला है ना उसका जो मुझे मिलेगा वो हाफ हो जाएगा, जो Al वाला मुझे मिलेगा वो 1/3 जितना हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिफरेंट है तो सॉल्यूशन डिफरेंट है, तो सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना फिर भी मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? तो अगर मुझे AgCO और Al का मोल ढूंढना है तो 1 1/2 1/3 मिलेगा। चलो 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा एक MCQ आपके एग्जाम में दिखेगा। ऐसा एक MCQ आपके एग्जाम में दिखेगा। या तो बोर्ड एग्जाम में आ जाए या तो गुजकेट की एग्जाम में आ जाए, बट ऐसा एक MCQ आएगा। तो 2 लॉ कंप्लीट हो गए। फर्स्ट लॉ क्या आया? Product obtained on electrode after electrolysis is directly proportional to electricity passed through electrolytic cell. Second नंबर में different electrolytic cell combined with each other in series pass same electricity through electrolytic cell. Product obtained on electrode is directly proportional to its equivalent mass. वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास पे। जैसे कि Ag को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, CO को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, Al को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो प्रोपोर्शन मुझे डिफरेंट मिलेगा। अब इसमें मेरा एक फॉर्मूला आएगा कि I एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर T सेकंड, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ? Q कूलम जितना। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला आ गया Q = IT। जितने भी फैराडे वाले एग्जाम्पल है ना मैं इसी से सॉल्व कर पाऊंगा। ये I मुझे लेना है एम्पियर में, T मुझे लेना है सेकंड में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे, जहाँ 1 फैराडे का वैल्यू होता है 96487 कूलम। ये 1 फैराडे का वैल्यू। क्लियर? अब मुझे पढ़ना है क्वेश्चन, कौन से वाले? इलेक्ट्रोलाइसिस वाले क्वेश्चन। चलो इलेक्ट्रोलाइसिस में 3 क्वेश्चन मुझे पढ़ने हैं। ये मुझे क्वेश्चन अदरवाइज MCQs के फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ मुझे देखना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया NaCl, यहाँ पे भी मैंने ले लिया NaCl, यहाँ पे भी मैंने ले लिया NaCl। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, तो मुझे जो इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट मिलता है ना वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसे कि यहाँ मैंने वर्ड लिख लिया मोल्टेन NaCl, तो मोल्टेन में तो ओनली NaCl ही प्रेजेंट होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। जब मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइल्यूट NaCl, तो डाइल्यूट में तो वाटर प्रोपोर्शन इज मोर हो जाएगा। और यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्सनट्रेटेड NaCl, तो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड में NaCl के साथ में पानी भी होगा। जब कोई मुझे मोल्टेन लिख के देता है ना तो आंसर मेरा 1 मिनट में आ जाता है। ये जाएगा एनोड पे,
ये जाएगा कैथोड पे, ख़त्म हो गया। जब डाइल्यूट लिख के देता है तो वाटर प्रोपोर्शन इज मोर देन कंपेयर टू सब्सटेंस, तो यहाँ पे एनोड पे डाई ऑक्सीजन, कैथोड पे डाई हाइड्रोजन, 1 ही मिनट में ख़त्म हो जाता है। एमसीक्यू तो यही से मेरा ख़त्म हो गया कि मोल्टेन का मतलब होता है ओनली सब्सटेंस, तो उसके ऊपर एनोड कैथोड लिख के क्रॉस कर दो। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर प्रोपोर्शन इज मोर, तो वाटर के ऊपर एनोड कैथोड लिख के ख़त्म कर दो। जब कॉन्सनट्रेटेड होगा तो एनोड पे आएगा डाइक्लोरीन, कैथोड पे आएगा डाइहाइड्रोजन। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस NaOH का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा तो pH ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। बट अगर ये मुझे थियरी में आ गया तो अब मैं इसको थियरी के फॉर्म में लिखता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl बिटवीन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड on anode electron Cl minus oxidize convert into Cl2, but on cathode electrode sodium metal oxidize reduce convert into sodium। जब इसके लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl बिटवीन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, water proportion is more compared to NaCl, on anode electron water oxidize convert into H++ electron, on cathode electron reduce convert into OH minus। चलो यहाँ पे 2 2 1/2 O2 गैस, 2 2 2 H2 गैस। जब टोटल करोगे जितनों के आगे 2 लिखा है सब निकल जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा? H2O कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 O2 प्लस H2 में। जब हम कॉन्सनट्रेटेड का करेंगे तो ऑन एनोड इलेक्ट्रोड Cl माइनस oxidize convert into Cl2 gas, on cathode electrode water molecule reduce convert into dihydrogen gas। after chemical reaction dichlorine gas deposited on anode electrode, dihydrogen gas deposited on cathode electrode, OH minus ion produced react with Na plus ion present in the solution, after chemical reaction NaOH solution obtained। तो मुझे याद क्या रखना है? मोल्टेन में सिर्फ सब्सटेंस के रिएक्शन आने चाहिए, डाइल्यूट में सिर्फ वेरी नाइस। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? डाइल्यूट में सिर्फ वाटर का रिएक्शन आना चाहिए और कॉन्सनट्रेटेड में एनोड पे डाइक्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन। आफ्टर केमिकल रिएक्शन OH माइनस मिला जो Na+ के साथ में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है NaOH में। सॉल्यूशन का जो pH होता है वो pH ग्रेटर देन 7 हो जाता है क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक हो गया। अब इसी में हम आगे जाते हैं बेटा, तो सबसे अच्छे वाले टॉपिक जो आपको बहुत डिस्टर्ब करते होंगे, ये जो हमारा टॉपिक है ना रेजिस्टेंस से आगे वाला, इससे आगे वाला जितना भी है ना ये मुझे MCQ के लिए करना ही है। कड़क रेस्टोरेंट अभी ये मैं 1 ही मिनट में कर सकता हूँ। देखो, तो सबसे पहले वाला टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज आर, मेजर बाय व्हिटस्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस एरिया। तो इसमें मुझे 3 लाइन क्या याद रखना है? सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज आर, मेजर बाय व्हिटस्टोन ब्रिज,
resistance is directly proportional to length, inversely proportional to cross area, unit of resistance is ohm। या तो मैं उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा भी लिख सकता हूं ओम। फिर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, चलो इसको निकालोगे, ये तो पता ही है रो इंटू एल बाई है, ये रो जो हमारा है ना वो कांस्टेंट है। चलो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसका इनवर्स हो गया, तो इसको हमने बोल दिया जी। चलो 1/r, इसका यूनिट अगर किसी ने पूछा तो ओम इनवर्स, या तो मैं ऐसा लिख दूं या तो मैं उसकी जगह पे उसका उल्टा मो लिख दूं, बराबर है। या तो ओम इनवर्स लिख दो या तो मो लिख दो। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस एरिया, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो 1/r का मतलब जी हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो उल्टा हो जाएगा ए बाय रो इंटू एल। कंडक्टेंस को अगर मैंने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अगर मैंने कंडक्टेंस को सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे आएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा। इसका यूनिट मुझे पता है ओम इनवर्स, तो इसका आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये भी मेरा यूनिट क्लियर हो गया। इसका ऐसा यूनिट अगर कोई पूछे ना तो सीमेंस है, तो इसमें मैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूँ। तो पहले आया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस एरिया, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करके सी अदरवाइज एन से डिवाइड करते हो तो आ जाती है मोलार कंडक्टिविटी। क्या आ जाती है? मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी को आप लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी से डिवाइड करते हो तो आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मुझे किसी ने मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ लिया तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट अगर किसी ने मुझे कांस्टेंट पूछ लिया तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो अब आप सोचोगे सर ये लैम्बडा जीरो क्या है? तो लैम्बडा जीरो हमारा आता है कोहलरोस के रूल्स से। चलो कोहलरोस रूल्स क्या है तो ध्यान से देखना कि मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना तो इसके लिए मुझे ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एमसीक्यू में यूज होगा। बट जब वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया एसिटिक एसिड, तो इसके लिए मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब इसको आगे ले जाओगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा 0m मिल जाएगा, एक ग्रीक लैम्बडा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द conductivity of positive and negative ion present in the solution। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव नेगेटिव थे
वो दोनों का मुझे सिर्फ टोटल करना है। ये मुझे थियरी में यूज हो सकता है, कैलकुलेशन एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आते ही है। आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो ये टॉपिक आपको यूज होता है। जैसे कि यहाँ मैंने NaCl लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, Na+Cl- का टोटल तो करना है। बट अगर मुझे किसी ने वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे दिया और उसका मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढना है, तो अभी आपने बोला बेटा वीक वाले का नहीं ढूंढ सकते, तो सबसे पहले मुझे इसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं इसके पीछे Na लगा दूँ, इसके पीछे Cl लगा दो, जो मुझे आंसर चाहिए ना वो दो को प्लस करना है, और इसमें जो आपने ज़्यादा ऐड कर दिया ना उसको माइनस कर देना है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है λ0 एसीटेट Na+, H+Cl- माइनस Na+ माइनस Cl-, तो ये Cl वाला Na वाला अपने आप कट हो जाएगा, तो फाइनल आपका हो जाएगा CH3COO- एंड H+। तो कोहल लॉस का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का जो होता है वो दोनों का टोटल करना है। तो अगर NaCl है तो Na+Cl- का टोटल, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो कन्वर्ट इनटू स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा ऐड किया है उसको मुझे माइनस कर देना है। तो ये हो गया कोहल लॉस। अब मुझे ये दो MCQ आना ही चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चलो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी या तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये MCQ में यूज होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल, सेकंड नंबर में उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो, थर्ड नंबर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फिर आयोनिक कंडक्टिविटी, ये भी मुझे आना चाहिए। चलो आयोनिक कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये भी मुझे MCQ में यूज होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे देखना है। बाद में देखना है साइज ऑफ आयन, आपने जो सॉल्युबल किया उसका साइज कितना है वो देखना है, उसका विस्कोसिटी कैसा है वो भी मुझे देखना है। फिर मुझे लेना है टेम्परेचर, ये आना चाहिए, MCQ में यूज होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर। बट अगर आयोनिक कंडक्टेंस है तो वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साइज ऑफ आयन, इट्स विस्कोसिटी, फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में ये बढ़ता जाता है। फिर अगर मैंने यहाँ पे 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर पे जितने भी एलॉय है वो सुपर कंडक्टर जैसे फॉर्म कर देंगे, और अगर सिरामिक है तो वो 150 केल्विन पे, ये भी मुझे MCQ में यूज होगा। चलो इसके बाद में हमें पढ़ना है सेल के बारे में। तो बहुत सारे सेल हैं। सबसे पहले हमारा प्राइमरी सेल आएगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब हमने एक बार यूज में ले लिया, फिर रिचार्ज नहीं होता है तो वो प्राइमरी सेल हो जाता है, और अगर रिचार्ज होता है तो वो हो जाता है सेकेंडरी सेल। सबसे पहले हमें पढ़ना है ड्राई सेल के बारे में। आप ध्यान से देखोगे, थियरी भी मैं साथ में आपको बताता हूं आप कैसे लिख पाओगे।
सबसे पहले मुझे लिखना है इसका प्रिंसिपल। तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टेक सिलिंडरिकल शेप जिंक वेसल। जो मुझे थियरी में लिखना है वही मैं आपको बताता हूँ, फालतू में एक भी चीज मैं नहीं बोलूँगा। टेक सिलिंडरिकल शेप जिंक वेसल, इनर लेयर में लेना है थिक पेपर, इन द मिडल ऑफ द जिंक वेसल पुट ग्रेफाइट रोड। चलो इसमें मुझे क्या लिखना है, ग्रेफाइट रोड। नियर बाय ग्रेफाइट रोड फिल MnO2 प्लस कार्बन पाउडर। Other part of the cell filled by paste of NH4Cl plus anhydrous ZnCl2. Upper part of the cell filled by wax. चलो अपर पार्ट ऑफ द सेल मैंने वैक्स से फिल कर दिया। तो लिखना क्या है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टेक सिलिंडरिकल शेप जिंक वेसल, थिक पेपर इनर लेयर, मिडल ऑफ द जिंक वेसल पुट ग्रेफाइट रोड, नियर बाय ग्रेफाइट रोड पुट MnO2 प्लस कार्बन पाउडर, अदर पार्ट ऑफ द सेल filled by paste of NH4Cl and anhydrous ZnCl2. Upper part of the cell filled by या तो close by wax। चलो यूज में लोगे, अपर एंड बॉटम पार्ट ऑफ द सेल कनेक्ट बाय वायर, जिंक प्लेट रिएक्ट एज एनोड। तो ये तो रिएक्शन अपना 1 ही मिनट में खत्म हो गया। Zn convert into Zn2 plus plus 2 electron, but nearby graphite rod MnO2 and NH4 plus react as cathode। क्योंकि ग्रेफाइट तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो खुद से पार्टिसिपेशन नहीं करता है, अभी हमने आगे पढ़ा। तो उसके टच में जो MnO2 और NH4 प्लस था वो ग्रेफाइट के सरफेस पे रिएक्शन करेगा। एकदम इजी रिएक्शन बेटा है, छुटा के यहाँ रख दो, MnOOH यहाँ से निकल जाएगा NH3। तो 1 मिनट में मुझे रिएक्शन आ गया, बराबर है कि जिंक वेसल रिएक्ट एज एनोड, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नियर्ड बाय ग्रेफाइट रोड MnO2 प्लस NH4 प्लस रिएक्ट एज कैथोड, MnO2 convert into MnO into OH, NH4 convert into NH3। सेल पोटेंशियल 2.0 वोल्ट। चलो ड्राई सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट। अगर मुझे ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए तो कनेक्ट विथ ईच अदर इन सीरीज। जैसे कि हमें 3 वोल्ट का बैटरी चाहिए तो हम 2 ड्राई सेल का यूज़ कर सकते हैं, 6 वोल्ट का बैटरी चाहिए तो 4 ड्राई सेल का यूज़ कर सकते हैं, बराबर है। चलो अब रिचार्जेबल नहीं है, क्यों? ऑन कैथोड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn4 कन्वर्ट इनटू Mn3, बट Mn3 डू नॉट कन्वर्ट इनटू Mn4। तो ये रिचार्ज नहीं हो सकता है। प्राइमरी सेल है, बैटरी में यूज होता है, बैटरी सेल भी बोल सकते हैं। लैक्लांस ने बनाया था तो लैक्लांस सेल भी बोल सकते हैं, बराबर। बैटरी पावर भी हो सकता है। यूज़ कहाँ पे होता है? तो रिमोट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या यूज़ होता है बेटा? ड्राई सेल। फिर उसी में आगे सेकंड नंबर का सेल है जिसको हम बोलते हैं जिंक मर्क्यूरी सेल। चलो अदर प्राइमरी सेल एग्जाम्पल जिंक मर्क्यूरी सेल, लो पोटेंशियल डिवाइस। अगर मुझे 1.35 वोल्ट चाहिए ना तो मुझे जिंक मर्क्यूरी सेल का यूज़ करना है। यह बटन सेल है, हियरिंग एड्स में यूज़ होता है, क्लॉक में यूज़ होता है, मतलब जो स्टील वाला बटन सेल आता है ये हमारा है जिंक मर्क्यूरी सेल। अब इसको सीधा सा थियरी है,
एनोड पे होता है जिंक मर्क्यूरी, कैथोड पे होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड। फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मुझे फिल करना है पेस्ट ऑफ ZnONKOH। ये मुझे MCQ में यूज हो सकता है। इसमें से रिएक्शन देखो बेटा, बिना रट्टा हमारे 1 मिनट में आप लिख लोगे। यहां पे मुझे एंटर करना है OH माइनस, Zn कन्वर्ट इनटू ZnO, पानी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये पानी और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दो, वापिस कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। OH को ऐड किया, Zn कन्वर्ट इनटू ZnO, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वापिस ऐड कर दिया, Hg2OH माइनस। ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो बचा क्या? तो Zn ने खुद का ऑक्सीडेशन कर दिया ZnO में, HgO ने खुद का रिडक्शन कर दिया Hg में। तो एक ने कर दिया ऑक्सीडेशन, दूसरे ने कर दिया रिडक्शन। उसके बाद वाला थियरी, ये मुझे थियरी में यूज हो सकता है लीड स्टोरेज सेल। चलो, तो सेकेंडरी सेल एग्जांपल लीड स्टोरेज सेल। प्रिंसिपल आएगा केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो, लीड प्लेट रिएक्ट एज एनोड। ध्यान से देखना बेटा, 5 मिनट में सेल आ जाएगा। लेयर ऑफ लीड प्लेट ऑन लीड प्लेट, लेयर ऑफ लीड ऑक्साइड ऑन लीड प्लेट, रिएक्ट एज कैथोड, deep into 38% aqueous solution of H2SO4। चलो, किससे aqueous solution में ऐड करना है? H2SO4। जब आप इसको यूज करोगे ना, तो लीड प्लेट रिएक्ट एज एनोड, लेयर ऑफ लीड ऑक्साइड ऑन लीड प्लेट रिएक्ट एज कैथोड, Pb ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट हो जाता है Pb2 प्लस में। वो जैसे सॉल्यूशन में जाएगा ना, वो SO4 के साथ में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में। अब आपको पता चल गया बेटा कि Pb को SO4 चाहिए, तो इसमें ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो, ऊपर से इलेक्ट्रॉन तो मिलने वाला ही है, तो ये हो गया PbSO4 प्लस 2H2O। तो इजी रिएक्शन हो गया। लीड प्लेट रिएक्ट एज एनोड, लेयर ऑफ लीड ऑक्साइड ऑन लीड प्लेट रिएक्ट एज कैथोड डीप इनटू द 38% W/W H2SO4 aqueous solution। कनेक्ट किया PbSO4, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 2 माइनस, 2H 4 हाइड्रोजन, PbSO4 इंटू 2H2O। इनिशियल डेंसिटी ऑफ H2SO4 aqueous solution इज, चलो इसका जो इनिशियल डेंसिटी है ना 1.25 to 1.30 ग्राम बाई मिली। आफ्टर केमिकल रिएक्शन H2SO4 कन्वर्ट इनटू वाटर मोलेक्यूल, डेंसिटी डिक्रीज होके कितनी हो जाती है? 1.10 to 1.15 ग्राम बाई मिली। आफ्टर केमिकल रिएक्शन PbSO4 ऑब्टेन डिपोजिटेड ऑन कैथोड इलेक्ट्रोड, सेल रिएक्शन विल बी स्टॉप। तो आफ्टर सम टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? H2SO4 aqueous solution fill into the lead storage cell। अगर ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो कनेक्ट विथ अदर हायर पोटेंशियल सेल, तो इसका टोटल करोगे ना तो ये हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज रिएक्शन। जब एनोड वाला कैथोड पे उल्टा लिखोगे
कैथोड वाला एनोड पे उल्टा लिखोगे और टोटल करोगे तो ये हमारा हो जाएगा रिचार्ज का रिएक्शन। इसका पोटेंशियल 2.0 वोल्ट है। हायर पोटेंशियल के लिए मोर देन 4 वोल्ट का बैटरी चाहिए। 2 को कनेक्ट कर दो। आपका जो 2 व्हीलर होता है ना, उसमें बैटरी आता है 6 वोल्ट का, तो 3 सेल होंगे। जब बड़ा व्हीकल होगा तो 12 वोल्ट का बैटरी आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 6 को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा हाई वोल्टेज बैटरी हो गया। यूज़ कहाँ पे होता है बेटा, सबको पता है। इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, व्हीकल बैटरी में यूज़ करते हैं। और शाम को आप खाने निकलते हो तो चाइनीज़ की लारी पे या तो जितनी भी लारी होते हैं उसमें ये लेड स्टोरेज बैटरी होता है। फिर उसी में आगे अनदर सेकेंडरी सेल एग्जाम्पल, तो ये है निकल कैडमियम सेल। चलो ये भी मुझे 1 ही मिनट में आ जाएगा। तो ये मुझे करना है थियरी में, ये भी मुझे करना है MCQ थियरी में, ये मुझे करना है थियरी में। अब मैं आगे ले जाता हूँ निकल कैडमियम सेल, तो ये MCQ में यूज़ हो सकता है। तो अनदर सेकेंडरी एग्जाम्पल निकल कैडमियम सेल, लाइफ इज लॉन्गर देन कंपेयर टू लेड स्टोरेज सेल बट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव। अब हमें तो बेटा चाइना की चीज़ें अच्छी लगती है, जो एक्सपेंसिव होता है वो तो हम यूज़ नहीं करते हैं। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ऐसा बोलते हो ना। तो निकल कैडमियम सेल, इसका रिएक्शन तो 1 ही मिनट में ख़त्म हो जाता है। देखो मेरे पास CD थी, CD कन्वर्ट इनटू CDO। दूसरा मेरे पास था NiOH थराइस, ये कन्वर्ट हो जाता है NiOH ट्वाइस, और क्या निकला, पानी। तो इसमें मैंने क्या लिखा, अदर सेकेंडरी सेल एग्जाम्पल इज निकल कैडमियम सेल, लाइफ इज लॉन्गर देन कंपेयर टू लेड स्टोरेज सेट बट मैन्युफैक्चरिंग वेरी एक्सपेंसिव। द टोटल सेल रिएक्शन ऑफ निकल कैडमियम सेल इज गिवन बिलो। CD convert into CDO, 2 NiOH thrice convert into 2 NiOH twice। बाकी क्या क्या निकला, तो क्या पानी निकला। बाद वाला जो आपका सेल है वो है हाइड्रोजन फ्यूअल सेल। चलो हाइड्रोजन फ्यूअल सेल में क्या होता है, तो इनिशियल में बेटा है ना एनर्जी के लिए यूज़ होता था, क्या यूज़ होता था, कोल। अब कोल का यूज़ करोगे, उसमें से आप एनर्जी लोगे, उससे वाटर हीट करोगे, उससे वेपर मिलेगा, उसमें टरबाइन घुमाओगे तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अब इसमें तो प्रोसीजर बहुत सारी हो गई, तो एनर्जी मुझे मिलती थी सिर्फ 30 to 35%। अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन के स्टेप कम होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने किसको यूज़ किया, हाइड्रोजन फ्यूअल सेल। ओनली 1 स्टेप रिएक्शन, एनर्जी मिलेगा 70 to 75%। तो अब हाइड्रोजन हाफ सेल में क्या है, एकदम सिंपल हाइड्रोजन फ्यूअल सेल। ऐसा मस्त एक वेसल लेना है। चला मिडल ऑफ द वेसल पुट 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। ये जो मैंने रखा ना वो कार्बन के इलेक्ट्रोड है। बिटवीन फिल concentrated NaOH aqueous solution on anode electrode fill platinum powder, on cathode electrode fill mixture of platinum and silver oxide, on anode electrode pass dihydrogen gas, और कैथोड इलेक्ट्रोड से पास करना है डाई ऑक्सीजन। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि फ्यूअल सेल है तो मुझे ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए और चाहिए। वेसल 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन
concentrated NaOH aqueous solution between them. On anode electrode platinum powder, on cathode electrode mixture of platinum and silver oxide. अब एनोड पे आपने बोला है बेटा डाइहाइड्रोजन पास किया, कैथोड पे बोला डाइऑक्सीजन पास किया। जैसे ये H2 जाएगा ये OH को मिलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। जब यहाँ से O2 जाएगा वो अंदर जाके H2O इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, वापस बन जाएगा OH माइनस। तो रिएक्शन कितना इजी है, H2 गया OH माइनस को मिला, पानी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, O2 गया पानी इलेक्ट्रॉन को मिला, OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये सेल मैंने परचेस किया था 2444 में और सेल कर दिया 1244 में। देख लो लॉस कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, OH निकल गया। तो फाइनल रिएक्शन में H2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2H2O। सबसे पहले इसका यूज किया था अमेरिकन साइंटिस्ट इन अपोलोयन। आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो H2O वेपर प्रोड्यूस होता है ना, उसका यूज किया था ड्रिंकिंग वाटर में। किसमें यूज किया था, ड्रिंकिंग वाटर। अब दूसरे सेल है ना, उसकी कंपैरिजन में ये सेल का बेनिफिट है। एक क्या मालूम है, ये पॉल्यूशन फ्री है। दूसरा क्या है, तो नॉइस पॉल्यूशन नहीं करता है, मतलब एकदम स्मूथ चलता है। इसका पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। फिर लास्ट वाला थियरी आपका था कोरोजन। चलो ये भी एकदम अच्छे वाला थियरी था, थियरी में भी यूज हो सकता है, MCQ में भी यूज हो सकता है। तो कोरोजन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो जो मेटल होता है ना वो वाटर के टच में आता है, एयर मॉइस्चर के टच में आता है, या तो ऑक्सीजन के टच में आता है, तो उसके सरफेस पे ऑक्साइड अदरवाइज हाइड्रोक्साइड का लेयर लग जाता है। ये जो प्रोसीजर है ना वो हो जाता है कोरोजिशन ऑफ मेटल। चलो मुझे किसका कोरोजन करना है, आयरन का करना है। तो अगर आपके पास आयरन का वेसल है या तो आयरन का रोड है, तो कभी ये स्ट्रेट तो होगा नहीं। किसी भी इसकी जगह पे अगर छोटा सा टर्निंग है, तो ये टर्निंग वाला पार्ट है ना एक्टिव पार्ट होगा, वो एनोड जैसा रिएक्ट करेगा, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ये रिएक्शन के लिए उसे जो वाटर चाहिए ना वो एयर मॉइस्चर में से मिलेगा। सबको पता है बेटा मेटल का कोरोजिशन होता है कब, जब मॉनसून आता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि विंटर और समर में किसी मेटल का कोरोजन हो गया? नहीं, बट वो मॉनसून में हो जाता है। तो ये प्रोसीजर के लिए जो उससे वाटर चाहिए वो तो उसमें एयर में से एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये रोड के थ्रू वहाँ पास होगा जहाँ H+ प्रेजेंट होगा, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन का रिडक्शन कर देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ये मैंने 442 में खरीदा था, आयरन है, सस्ता नहीं मिलता है। तो अब क्या हुआ, ये H+ मुझे कहाँ से मिला, डिकम्पोजिशन ऑफ H2CO3। वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था ना, वो एयर मॉइस्चर के साथ में CO2 H2O कंबाइन होके कन्वर्ट हो गया कार्बनिक एसिड में। तो ये मुझे MCQ में यूज होगा। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इससे मुझे H+ मिल जाएगा। अब उसी में आ गए, अब इसके सरफेस पे क्या हुआ, तो ये तो सेल रेडी हो गया, कोरोजन स्टार्ट हो गया। लास्ट स्टेप में Fe2+ कन्वर्ट इनटू Fe3+
pass through rod from cathode react with dioxygen convert into Fe2O3 into XH2O जो रेड ब्राउन कलर का होता है। ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। जब आयरन का कोरोजन हो जाता है ना तो वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 इंटू XH2O में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O में। अगर मुझे उसको प्रिजर्व करना है, या तो समझो कि उसका कोरोजन करने से स्टॉप करना है, तो मुझे क्या करना है बेटा, हम उस पर पेंट लगाते हैं। पेंट में क्या होता है, तो आयरन के सरफेस पे अगर मैंने जिंक, मैग्नीशियम और टीन का लेयर लगा दिया तो ये मेरा हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग। जिंक का लेयर वाला होता है गैल्वेनाइज आयन। अदर को आप लगाते हो तो ये क्या करते हैं, जब ये एयर के टच में आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड टीन इज हायर देन कंपेयर टू आयरन। तो ये एनोड बन जाता है, अपना कोरोजन करने देता है और आयरन का कोरोजन स्टॉप कर देता है। तो ये हमारे क्या है मालूम है, सैक्रिफिशियल एनोड, जो खुद से सैक्रिफाइस कर देते हैं कि भाई तेरा कोरोजन नहीं करना है, मैं खुद का बलि दे देता हूँ। तो ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है। लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, इट इज नॉन गैल्वेनाइज आयन, प्रोसीजर नॉन गैल्वेनाइजिंग। वैसे ही स्टीमर, तो स्टीमर तो 24 आवर 365 डेज सी वाटर में रहता है, फिर भी उसका कोरोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम के ब्लॉक लगे हुए होते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज हायर देन मैग्नीशियम। तो जब सी वाटर के टच में आएगा ना तो मैग्नीशियम खुद का ऑक्सीडेशन कर देगा, आयरन रिडक्शन कर देगा। आफ्टर सम टाइम मैग्नीशियम निकलता जाएगा, तो मुझे क्या करना है, वो प्लेट चेंज करते रहना पड़ेगा। तो क्लियर बेटा, तो सेकंड चैप्टर का भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा।